नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, इस व्याकरण के अध्ययन में हमने भाषा के ऊपर चर्चा की, हमने व्याकरण के ऊपर चर्चा की तथा वर्णमाला के अंतर्गत हमने वर्ण पर चर्चा कर ली थी। अब जो वर्ण है वो जोड़ किस प्रकार से करते हैं तथा वर्णों के मिलने से जो आगे शब्दों का निर्माण होता है उसमें जो मुख्य भूमिका निभाती है वो है संधि। कौन सी टॉपिक है? संधि। जी हाँ बच्चों, यानी कि वर्णों को जोड़कर संधि कैसे की जाती है या फिर संधि के द्वारा किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। इससे पूर्व एक हल्का सा एक टॉपिक रह जाता है, वो है प्रयत्न। प्रयत्न का अर्थ होता है यानी कि इसके द्वारा हम संधि को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अथवा व्यंजन संधि व विसर्ग संधि में ये सहायता प्रदान करता है। प्रयत्न या फिर जिसको अपन यत्न कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? यत्न। इसका अर्थ होता है प्रयास, यानी कि हम जो वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं उसमें कौन सा प्रयास लग रहा है या फिर शरीर का या फिर हमारे मुख विवर का कौन सा भाग उसमें ज़्यादा प्रयास कर रहा है। इसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न। कौन सा होता है? अभ्यंतर प्रयत्न। और दूसरा होता है बाह्य। अभ्यंतर प्रयत्न जो है इसको भी आगे कितने भागों में बांटा गया है? इसको 5 भागों में बांटा गया है। इसकी बात करें अभ्यंतर यानी आंतरिक प्रयत्न। कौन से प्रयत्न? आंतरिक जो प्रयास होता है उसको अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। अगर बात करें इसके अंदर तो पहला जो आता है वो आता है स्पष्ट प्रयत्न। कौन सा? स्पष्ट प्रयत्न। इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो है क से लेकर म तक स्पर्श वर्ण, जिनको अपन ने वर्णमाला के अध्ययन के दौरान पढ़ा था। इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। कौन से? स्पर्श व्यंजन जो अपन ने पढ़े थे वो आते हैं इसके अंतर्गत। कितने होते हैं? 25 होते हैं। अर्थात क से लेकर म तक। कहाँ तक? क से म तक। अर्थात अगर हम जैसे बात करें किसके? संस्कृत के अंतर्गत, तो संस्कृत के अंतर्गत इसका एक सूत्र होता है कादेयो मावसाना। क्या होता है? कादेयो मावसाना। अर्थात क जिसके आदि में हो, क जिसके किस में हो? आदि में हो। आदि का अर्थ वैसे क्या होता है? आदि का अर्थ होता है प्रारंभ या फिर शुरुआत। तो क जिसके आदि में हो और म जिसके अवसान में हो। अवसान का अर्थ क्या होता है? समाप्ति। तो म जिसके अवसान में हो, क जिसके आदि में हो, उन वर्णों को कहा जाता है स्पर्श वर्ण। तो ये स्पर्श जो है वो आ जाएंगे स्पष्ट के अंतर्गत। फिर आता है इसके अंतर्गत ईशत स्पष्ट। कौन सा है दूसरा प्रकार? ईशत स्पष्ट। ईशत स्पष्ट के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो है बच्चों, कौन से हैं? वो अंतस्थ वर्ण है। कौन से हैं? अंतस्थ। अर्थात य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ईशत स्पष्ट। अपन बात करें प्रयत्न की, प्रयत्न के अंतर्गत जो अभ्यंतर प्रयत्न है उसका दूसरा प्रकार ईशत स्पष्ट पढ़ रहे, इसके अंतर्गत आते हैं अंतहस्थ। इनको कौन से व्यंजन कहा जाता है? अंतहस्थ व्यंजन। इनको कहा जाता है अंतहस्थ व्यंजन। अगर बात करें इसके तीसरे प्रकार की, तो इसका जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है विवृत। कौन सा होता है? विवृत। विवृत के अंतर्गत क्या आता है? विवृत के अंतर्गत आएंगे सभी स्वर। विवृत के अंतर्गत सभी स्वर। स्वर अपनी हिंदी वर्णमाला के कौन से? 11 स्वर जो है वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? विवृत के अंतर्गत अब पढ़ेंगे। इसके पश्चात जो चौथा प्रकार इसका आता है वो आता है ईशत स्पष्ट। कौन सा? ईशत विवृत से ईशत विवृत। ईशत विवृत के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो है जिसको अपन ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन से कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। अर्थात श, श, स और ह, इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। कौन से? ऊष्म व्यंजन। ये आ जाएंगे किसके अंतर्गत? ये आ जाएंगे आपके ईशत विवृत के अंतर्गत। फिर जो अंतिम है 5वां प्रकार जिसको कहते हैं संवृत। क्या कहते हैं? संवृत। इसके अंतर्गत जो आएगा वो आएगा ऋस्व ए। कौन सा? ऋस्व। ऋस्व अ का लौकिक प्रयोग। ऋस्व अ का लौकिक प्रयोग ये आएगा संवृत के अंतर्गत। ऋस्व अ का लौकिक प्रयोग ये किसके अंतर्गत आएगा? संवृत के अंतर्गत। यानी अभ्यंतर आंतरिक रूप से हम जो वर्णों का उच्चारण करते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं या फिर कौन कौन से जो है प्रयास होते हैं इनका उच्चारण करने में। तो स्पष्ट यानी कि इनका उच्चारण करते समय कहीं ना कहीं हमारे मुख विवर में, हाँ, या फिर हमारे स्वर तंत्र में कहीं ना कोई भाग जो वो स्पर्श करता हुआ निकलता है। ईशत स्पष्ट यानी कि उससे थोड़ा सा कम। और विवृत। विवृत का अर्थ होता है हमारे होठों की स्थिति कैसी है, यानी विवृत में मुड़ी हुई या फिर गोलाकृति जो होती है उसके अंतर्गत विवृत में रखा गया है। यानी कि सभी स्वर जो है वो, और ईशत विवृत यानी होंठों की स्थिति जो है वो उससे थोड़ी सी कम मुड़ी हुई, उसके अंतर्गत आते हैं कौन से? ऊष्म व्यंजन। इसके पश्चात अपना जो
दूसरा प्रकार है इसका, वो है बाह्य प्रयत्न। कौन सा है? बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न की बात करें तो बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। लेकिन हम इनको भी आसानी के साथ अलग अलग भागों में विभाजित करते हुए पढ़ेंगे। बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर के बाद में इसका जो दूसरा प्रकार है वो है बाह्य प्रयत्न। कौन सा है? बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 है। कितने होते हैं? 11। बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। बात करें कि इनको अलग अलग भागों में बांटकर कैसे पढ़ सकते हैं, तो मैं कहूँ विवार, श्वास, अघोष। विवार, श्वास, अघोष। ये जो है ये सभी अलग अलग प्रकार है। ये क्या अलग अलग प्रकार है, लेकिन इनको हम जो है एक साथ जोड़कर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। विवार, श्वास, अघोष के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो आते हैं पहला, दूसरा। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। वर्ग से सीधा परिचित है। वर्ग कौन से? यानी क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आएंगे। च वर्ग के अंतर्गत 5, तो 5 जो वर्ग है उन्हीं के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। इसके अलावा कौन से? श आए या स आए। और इसके अलावा अगर कौन सा है? विसर्ग। ये वर्ण आते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अघोष अथवा विवार, श्वास अथवा अघोष के अंतर्गत इनको रखा जाता है। फिर अगर बात करें तो है संवार, नाद, घोष। संवार, नाद, घोष। इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं य, र, ल, व और है भी इनके साथ आएगा। अंतस्थ व्यंजनों के साथ ह जो है वो भी इसके साथ आएगा, तथा एक अनुस्वार को भी अपन इसके अंतर्गत रख सकते हैं। फिर अगर बात करें तो इसको और बांटा गया है, यानी ये तो जो घोष और अघोष, यानी कि हम जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो है उनकी गूंज कितनी होती है। अघोष का अर्थ होता है उनमें जो है गूंज कम होती है, अर्थात उनका उच्चारण करते समय जो गूंज है वो थोड़ी सी कम होगी, और घोष में जो है वो थोड़ी जो वर्ण होंगे वो उच्चारित करते समय गुंजायमान होंगे। फिर अगर बात करें इसमें श्वास की, अल्प प्राण। कौन से हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण का अर्थ होता है कि इनका उच्चारण करते समय श्वास जो है वो अल्प मात्रा में बाहर निकलती है ना, यानी श्वास का जो है वो अल्प मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अल्प प्राण के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो है पहला, तीसरा, पांचवा। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व। य, र, ल, व अथवा सभी स्वर। इनके अलावा क्या आते हैं? सभी स्वर। ये जो है ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में अगर बात करें महाप्राण। कौन सा? महाप्राण। यानी कि इनका उच्चारण करते समय जो श्वास है वो अधिक मात्रा में निकलती है। इसके अंतर्गत आने वाला जो है वो है किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण। किसी भी वर्ग का दूसरा अथवा चौथा वर्ण या ऊष्म व्यंजन जो होते हैं श, स और है। ये जो वर्ण है ये किसके अंतर्गत आएंगे? महाप्राण के अंतर्गत। यहाँ पर थोड़ा सा इस शिक्षण बिंदु को बीच में शामिल करने का उद्देश्य अपना एक ही था कि हम जब संधि का अध्ययन करेंगे तो उस संधि के अध्ययन में ये ज़्यादा हमें सहायता प्रदान करेंगे। जब अपन बात करें तो विवार में भी यही वर्ण आएंगे, श्वास में भी यही वर्ण आएंगे और अघोष में भी यही वर्ण आएंगे, इसलिए हमने जो है इनको साथ में कर दिया। तो अघोष के अंतर्गत आने वाले किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण श, स और विसर्ग। फिर घोष वर्ण जो होते हैं या फिर संवाद या फिर नाद, इनके साथ आने वाले जो वर्ण है वो है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व, ह अथवा इसके अंदर सभी स्वर भी जो है वो इसके साथ आते हैं। कौन से? सभी स्वर जो है वो भी इनके साथ आते हैं। तो ये जो वर्ण है ये किसके अंतर्गत आएंगे? घोष के अंतर्गत आएंगे। फिर बात की अल्पप्राण की। अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व और सभी स्वर। फिर महाप्राण की बात आती है। महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। फिर श, स और ह। फिर बात करें कि उदात्त, फिर कौन से प्रकार होते हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनको अलग अलग भागों में बांटे। इसके अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं वो है सभी स्वर। कौन से हैं? सभी स्वर, यानी कि सभी स्वर जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। जितने भी स्वर है वो इसके अंतर्गत आते हैं। इनका जो है अलग से रहता है कि किस प्रकार से, जैसे कि उदात्त में जो है स्वर के
साथ कोई भी चिन्ह नहीं होता है। अनुदात में उसके नीचे आड़ी रेखा होती है और स्वरित में जो है उसके ऊपर खड़ी रेखा रहती है। तो इस प्रकार से हमने जो है थोड़ा सा ये प्रयत्न के ऊपर आपको जानकारी दी। इसके बाद में अब जो है हम अपना जो प्रकरण शुरू करने जा रहे हैं वो कौन सा है? संधि प्रकरण। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण और एक काफ़ी रोचक जो प्रकरण है वो है संधि प्रकरण। हमारा जो यह है संधि प्रकरण है, इसमें अगर हम इस शब्द के ऊपर देखें तो ये शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से? सम धन धी। कौन से शब्द है? सम धन धी। अगर बात करें इसका अर्थ क्या होता है, तो यह जो शब्द है इसका अगर शाब्दिक अर्थ अपन पहचाने तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल, यानी मिलाप या फिर जोड़ भी कह सकते हैं। मेल कह सकते हैं, जोड़ कह सकते हैं, मित्रता कह सकते हैं, यानी उनको आपस में मिलाना, अथवा अपन समझौता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? और समझौता भी कह सकते हैं। अर्थात इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिलना। अर्थात यहाँ पर हमारे इस संधि प्रकरण में जो है अगर हम बात करें तो कौन जुड़ेंगे? वर्णों का मेल होगा। किसका मेल होगा बच्चा? वर्णों का, यानी कि वर्ण जो है वो आपस में मिलेंगे और किसी नए शब्द का निर्माण करेंगे। किस प्रकार से मेल होगा? अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, किसकी बात करें? परिभाषा की। इसकी परिभाषा होती है कि दो वर्णों के, कितने वर्णों के? दो वर्ण। वर्ण से हम पहले से परिचित है। दो वर्णों के परस्पर मेल से, दो वर्णों के परस्पर मेल से, दो वर्णों का अगर परस्पर मेल होगा और उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों का जब परस्पर मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसी विकार को हम संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि। अर्थात दो वर्ण है, दो क्या है? दो वर्ण है, वो आपस में क्या कर रहे हैं? मेल। वो आपस में क्या कर रहे हैं? मेल कर रही है। यानी कि परस्पर, परस्पर का अर्थ क्या होता है? आपस में। और मेल, मेल यानी मिलना, उससे क्या उत्पन्न होता है? विकार। विकार का अर्थ क्या होता है? बदलाव। यानी कि दो वर्ण जब आपस में मेल करेंगे, आपस में मिलेंगे और उससे अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? संधि। वैसे संधि शब्द जो है वो क्या है? संधि शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। संधि शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। बात करें कि संधि का विलोम, संधि जो शब्द है इसका विलोम, तो इसका विलोम जो है वो हम विग्रह भी कह सकते हैं अथवा विच्छेद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विग्रह अथवा विच्छेद भी कह सकते हैं। इस शब्द का अगर विलोम शब्द की बात करें तो विग्रह भी कह सकते हैं और इसको विच्छेद भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? दो वर्ण जो है वो आपस में मिलेंगे और उनके मिलने से कोई न कोई परिवर्तन होगा, उसे ही अपन क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। इसमें क्या होता है कि वर्ण जब मेल करते हैं और वर्णों के मेल से अगर विकार उत्पन्न होता है तो हम उसको संधि कहेंगे। वर्णों के मेल से अगर विकार उत्पन्न होता है तो उसको संधि कहेंगे। अगर दो वर्ण मिल रही है और उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो ऐसी परिस्थिति को हम क्या कह सकते हैं? संयोग कहेंगे। ऐसी परिस्थिति को क्या कहेंगे? संयोग। एक और होता है कि कहीं कहीं जो है जहाँ अपन धन का चिन्ह जो होता है उसके ठीक पास में ही परिवर्तन आता है, उसके ठीक पास में ही कहीं परिवर्तन आता है, उसको तो हम कहेंगे प्रमुख संधि। उसको क्या कहेंगे? प्रमुख। और यदि इसके कहीं और अन्यत्र कहीं बदलाव आता है, परिवर्तन आता है तो उसको कहेंगे गौण संधि। जैसे कि मैं कहूँ परि धन मान। क्या है? परि धन मान। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जब ये शब्द जुड़ेंगे तो जुड़कर ये शब्द बन जाएगा परिमाण। शब्द क्या बन जाएगा? परिमाण। यानी कि यह जो परिवर्तन है ये कहाँ आया? ये प्लस के इन दोनों और नहीं आया, ये जाकर कहीं अन्य जगह आया, तो इसको हम गौण संधि कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? गौण संधि। अर्थात जो परिवर्तन है वो प्लस के दोनों ओर के अलावा कहीं अन्यत्र हो रहा है। और यदि, जैसे मैं कहूँ यदि धन अपि, अगर इसका अपन संधि करेंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा? ये शब्द बन जाएगा यद्यपि। क्या बन जाएगा? यद्यपि। तो इसमें जो है परिवर्तन कहाँ पर हुआ? ठीक धन के पास वाले जो वर्ण है उन्हीं में हुआ। अगर यहाँ पर होता है तो इसको प्रधान संधि कहेंगे। इसको अपन क्या कहेंगे? प्रधान संधि। और अगर जो परिवर्तन है वो कहीं अन्यत्र होता है तो उसको क्या कहते हैं? गौण संधि। अगर हम संधि के अंदर बात करें कि किस प्रकार से वर्ण मिलते हैं तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें संधि के प्रकारों की तो हमें पता है कि संधि में जो
मेल होता है वो किनका होता है, वर्णों का। और अपने को पता है कि वर्ण जो है वो कौन कौन से होते हैं। इसको आप एक सिंपल से तरीके से, साधारण तरीके से ऐसे देख सकते हो, जैसे इधर की तरफ आप लिख दो स्वर, फिर लिख दो स्वर, 2 बार स्वर स्वर, फिर लिख दो आप व्यंजन, क्या लिख दो, व्यंजन, और एक बार फिर लिख दो व्यंजन, स्वर स्वर व्यंजन व्यंजन, 2 बार लिख दिया। अब लिख दो विसर्ग, क्या लिखना है, विसर्ग, और एक बार और लिख दो विसर्ग। देखो किस प्रकार से संधि होती है, एक रोचक तरीके से आप देखो किस प्रकार से वर्ण जो है वो मेल करते हैं। 2 बार स्वर स्वर व्यंजन व्यंजन विसर्ग विसर्ग। इतना लिखने के बाद आप जो है धन के उधर की साइड जाओगे तो यहां पर लिख दो 1 बार स्वर 1 बार व्यंजन, 1 बार स्वर 1 बार व्यंजन। यही प्रक्रिया आपको वापस दोहरानी है, वापस 1 बार स्वर 1 बार व्यंजन, क्या करना, 1 बार स्वर और 1 बार व्यंजन, वापस वही दोहरानी है, 1 बार स्वर और 1 बार व्यंजन। अब देखो किस प्रकार से वर्णों का मेल हुआ। जैसे यहां से क्या लिखना है, 2 बार स्वर स्वर व्यंजन व्यंजन विसर्ग विसर्ग। इतना करने के पश्चात उधर की तरफ जाना है तो उधर की तरफ आपको लिखना है 1 बार स्वर 1 बार व्यंजन, 1 बार स्वर व्यंजन स्वर फिर व्यंजन। अब देखो अब ये जो मेल हुआ है ये किस प्रकार से हुआ कि स्वर का स्वर से मेल होगा तो हमारी जो संधि बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, स्वर संधि। उसको क्या कहेंगे, स्वर संधि। यह जो है संधि के प्रकार यहां से निकल के आ रहे हैं कि किस प्रकार से संधि होती है। अगर स्वर से व्यंजन का मेल होगा अथवा व्यंजन से स्वर का मेल होगा अथवा व्यंजन से व्यंजन का मेल होगा तो इन तीनों का जो है किसके अंतर्गत आएंगे, व्यंजन संधि में। किसमें आएंगे, व्यंजन संधि में। ये तीनों जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत आएंगे। फिर बात करें अगर अपन आगे तो अगर विसर्ग के बाद स्वर आ रहा है अथवा विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आ रहा है तो ये संधि जो है कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। बिल्कुल आसान है कि इसमें जो है किस प्रकार से वर्ण जो है वो मेल करते हैं। आपको क्या करना है, 2 बार स्वर 2 बार व्यंजन 2 बार विसर्ग लिखना है, फिर 1 बार स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन, इस प्रकार से करना है। आपके सामने जो संधि है वो पूरे तरीके से संधि के जो प्रकार है वो आपके सामने आ जाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर संधि हो रही है। अर्थात जब हम संधि करते हैं तो योग के चिन्ह के दोनों ओर स्वर होंगे, योग के चिन्ह के दोनों ओर जब स्वर होंगे तो उस संधि को हम कौन सा नाम देंगे, स्वर संधि। उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि। अगर योग के चिन्ह के पूर्व जो है स्वर आ रहा है और योग के चिन्ह के पश्चात अगर व्यंजन आ रहा है तो उसको हम व्यंजन संधि कहेंगे। अगर योग के चिन्ह के पूर्व तो व्यंजन आ रहा है और उसके पश्चात स्वर आ रहा है तो भी हम उसको व्यंजन संधि के अंतर्गत लेंगे। और अगर योग के चिन्ह के दोनों ओर व्यंजन आ रहे हैं तब भी हम उसको किसके अंतर्गत लेंगे, व्यंजन संधि के अंतर्गत। और विसर्ग तो आपको पता है कि विसर्ग जो है वो हमेशा किसके युक्त रहता है, ये स्वर युक्त रहेगा। विसर्ग हमेशा किसके साथ रहता है, स्वर के साथ रहता है। यह हमने जो है वर्णमाला जब पढ़ी थी तब भी हमको पता है कि अयोग वह व्यंजन है। तो विसर्ग ये स्वर के साथ रहेगा इधर की तरफ। विसर्ग के बाद अगर स्वर आएगा अथवा विसर्ग के बाद व्यंजन आएगा, सीधी सी बात है। विसर्ग संधि में जो विसर्ग है वो बाद में तो आने से रहा, क्योंकि विसर्ग जो है वो किसी भी शब्द की शुरुआत में होता नहीं, ये हमेशा किसके साथ रहता है, स्वर के साथ, यानी स्वर के द्वारा ढोया जाता है। तो ये हमेशा जो योग का चिन्ह है उससे पूर्व ही रहेगा। तो पूर्व में विसर्ग जो है वो रहेगा और उसके पश्चात स्वर आए चाहे व्यंजन आए, दोनों परिस्थितियों में जो हमारी संधि होगी वो कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। तो धन्यवाद सभी को। अगले वीडियो में हम जो है वो स्वर संधि के जो प्रकार हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे।